नमस्ते। आज हम उस दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे जो पहले विश्व युद्ध की तबाही के बाद बन रही थी। हमारे पास कुछ अकादमिक रिसर्च है जो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की नाकामी की चीर-फाड़ करते हैं, और कुछ पुराने दस्तावेज हैं जी। ये बताते हैं कि कैसे उस दौर में बड़े-बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे और आर्थिक हालात बद से बदतर थे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया में शांति कायम करने का वो पहला बड़ा प्रयोग, वो बड़ा आइडिया आखिर फेल क्यों हो गया। और क्या उसकी नाकामी ने ही दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी थी? हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। उस युद्ध के बाद दुनिया, कह सकते हैं, एक चौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ तबाही थी, दूसरी तरफ एक नई उम्मीद। और ये उम्मीद आई थी अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 बिंदुओं से। बिल्कुल। उनका आखिरी पॉइंट था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जो छोटे बड़े हर देश की आजादी और सीमाओं की गारंटी दे। सोचिए, 4 साल की भयानक लड़ाई से थके हुए यूरोप के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात थी। लोगों को लगा कि बस अब ये नई संस्था भविष्य में होने वाली सारी लड़ाइयों को रोक देगी। चलिए, इसी उम्मीद की परतें खोलते हैं, क्योंकि इन स्रोतों को देखकर लगता है कि इस महान विचार की नींव में ही एक बहुत बड़ी दरार थी। हैरत की बात है कि जिस देश के राष्ट्रपति ने इस आइडिया को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, वो देश यानी अमेरिका खुद कभी इसका हिस्सा ही नहीं बना। बिल्कुल सही। यही इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये तो ऐसा हुआ कि पार्टी का न्योता सबको भेजा, पर मेजबान खुद ही नहीं आया। हाँ, कह सकते हैं। अमेरिकी सीनेट ने वर्साई की संधि को ही खारिज कर दिया, जिसमें लीग का चार्टर भी शामिल था। अच्छा। वहां सीनेटर हेनरी कैबट लॉज जैसे नेताओं का मानना था कि लीग में शामिल होने का मतलब है अमेरिका की आजादी को किसी और के हाथ में देना। मतलब वो नहीं चाहते थे कि अमेरिकी सैनिक किसी और देश के झगड़े में फंसे। बिल्कुल। राष्ट्रपति विल्सन भी समझौते के मूड में नहीं थे और घरेलू राजनीति की इस लड़ाई में उनका सपना हार गया। और नतीजा अमेरिका अगले 20 साल के लिए एक तरह से दुनिया से कट गया और लीग की कमान ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के हाथ में आ गई, जो खुद युद्ध की मार से उभर रहे थे। तो मतलब लीग का सबसे ताकतवर समर्थक तो पहले दिन से ही बाहर था, लेकिन फिर भी जो देश इसमें शामिल हुए, उनके पास क्या शक्तियां थीं? क्या ये सिर्फ एक बातचीत करने का क्लब था, या इसके पास कुछ असली ताकत भी थी? मुझे इन दस्तावेजों में सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का जिक्र बार-बार दिख रहा है। सही पकड़ा आपने। ये था क्या असल में? देखिए, सामूहिक सुरक्षा का आइडिया अपने आप में क्रांतिकारी था। इसे आसान भाषा में समझे तो ये एक ग्लोबल मोहल्ला कमेटी जैसा प्लान था। ग्लोबल मोहल्ला कमेटी? दिलचस्प है। हाँ, सिद्धांत ये था कि अगर कोई एक देश किसी दूसरे पर हमला करता है तो उसे सिर्फ उस एक देश पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि लीग के सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। बिल्कुल। और फिर सब मिलकर उस हमलावर देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कागज पर ये बहुत अच्छा लगता था। कागज पर तो बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं। सही बात है। अनुच्छेद 11 में साफ लिखा था कि कोई भी युद्ध या युद्ध का खतरा पूरी लीग के लिए चिंता की बात होगी। लेकिन असल में जब मोहल्ले में कोई असली गुंडा आया, तो क्या कमेटी के सब लोग एक साथ खड़े हुए? यही तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। ये पूरा सिस्टम सदस्य देशों की इच्छा शक्ति पर निर्भर था। अच्छा। और असलियत में होता ये था कि हर देश पहले अपना फायदा देखता था। मतलब राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। हाँ, इसका एक बड़ा उदाहरण निरस्तीकरण यानी डिसआर्ममेंट की कोशिशों में दिखा। लीग का एक बड़ा लक्ष्य था कि दुनिया भर में हथियारों की होड़ को कम किया जाए, जो कि बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। लेकिन इस पर कभी सहमति बनी नहीं पाई। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश चाहते थे कि सब एक तरफा अपने हथियार कम कर दें। वहीं फिनलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए देश जो ताकतवर पड़ोसियों से घिरे थे, वो मजबूत सुरक्षा की गारंटी मांग रहे थे। कोई एक राय थी ही नहीं। तो लीग के पास ना अपनी कोई सेना थी, ना सदस्य देशों का पूरा साथ। इसका कोई असली उदाहरण है हमारे स्रोतों में जहां ये सारी कमजोरी एक साथ सबके सामने आ गए हो? बिल्कुल। और वो उदाहरण था 1935-36 का एबिसिनिया संकट। एबिसिनिया, आज का इथियोपिया। हाँ, आज का इथियोपिया। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने एबिसिनिया पर हमला कर दिया। ये लीग के लिए एक सीधी चुनौती थी। एक सदस्य देश ने दूसरे सदस्य देश पर हमला किया था। जी। अब मोहल्ला कमेटी का असली इम्तिहान था। और नतीजा क्या निकला? नतीजा कह सकते हैं बेहद शर्मनाक था। लीग ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि जैसे किसी को कागज से मारने की कोशिश की जा रही हो। मतलब सिर्फ नाम के लिए। हाँ,
सबसे जरूरी चीज तेल, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। ब्रिटेन और फ्रांस को डर था कि अगर इटली पर ज्यादा दबाव डाला तो कहीं वो जर्मनी के पाले में न चला जाए। अच्छा, तो वो एक और बड़ा युद्ध नहीं चाहते थे? नहीं, वो मुसोलिनी से सीधी टक्कर लेने से बच रहे थे। आखिरकार जुलाई 1936 में वो नाममात्र के प्रतिबंध भी हटा लिया गए। इस घटना ने तो लीग का बचा खुचा दम भी निकाल दिया होगा। बिल्कुल, दुनिया भर के तानाशाहों को, खासकर जर्मनी में हिटलर को एक साफ संदेश मिल गया कि ये संस्था सिर्फ बातें कर सकती है, कुछ कर नहीं सकती। वो तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सही। एबिसिनिया संकट ने दिखा दिया कि बड़े देश अपने हितों के लिए लीग के सिद्धांतों को कभी भी ताक पर रख सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा का आइडिया पूरी तरह फेल हो गया था। लेकिन शायद हम लीग को अकेले दोष दे रहे हैं। जिस जमीन पर ये शांति की नई इमारत बनाने की कोशिश हो रही थी, वो जमीनी बुरी तरह हिल रही थी। एक एक करके 4 बड़े और पुराने साम्राज्य बिखर चुके थे। ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। लीग को एक ऐसी दुनिया विरासत में मिली थी जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि आप एक मॉडर्न गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी नींव एक ऐसे इलाके में रख रहे हैं जहां लगातार भूकंप आ रहा हो। जमीन ही स्थिर नहीं थी। और ये भूकंप क्या थे? पहला भूकंप था जर्मन साम्राज्य का पतन, युद्ध में हार और 1918 की क्रांति के बाद कैसर विल्हेम द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन इससे जर्मनी में जो गुस्सा और अपमान की भावना पैदा हुई, उसने पीठ में छुरा घोंपने जैसी कहानियों को जन्म दिया। लोगों को लगने लगा कि हमें सेना ने नहीं, अपने ही नेताओं ने हरवाया है। और इसी भावना ने आगे चलकर हिटलर जैसे नेताओं के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा साम्राज्य था ऑस्ट्रो हंगेरियन, जो यूरोप के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। उसका क्या हुआ? वो तो बस बिखर गया। वो एक बहुजाति साम्राज्य था जहां जर्मन, हंगेरियन, चेक, पोल, कई तरह के लोग एक साथ रहते थे। और युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की लहर बहुत तेज थी। बहुत तेज। ये साम्राज्य उसे झेल नहीं पाया। इसकी जगह ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे कई नए और छोटे छोटे देश बन गए। अब सोचिए, जो पहले एक बड़ा सा बाजार था जहां सामान और लोग आसानी से आ जा सकते थे, हाँ, अब वहां नई सीमाएं थीं, अलग अलग मुद्राएं थीं और एक दूसरे के प्रति पुरानी कड़वाहट थी। आर्थिक अराजक का फैलना तो तय था। तीसरा झटका रूस से आया। हाँ, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस युद्ध से ही बाहर हो गया। मार्च 1918 में उन्होंने ब्रेस्ट लिटवस्की की संधि पर दस्तखत किए, जो बहुत ही अपमानजनक थी। बहुत ज्यादा। रूस को अपने वो इलाके छोड़ने पड़े जहां उसकी 1/4 आबादी रहती थी और उसकी 90% कोयले की खदानें थी। इस संधि ने पूर्वी यूरोप में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया। और चौथा था ऑटोमन साम्राज्य। इसका असर तो आज तक मध्य पूर्व में महसूस किया जाता है। बिल्कुल। ऑटोमन साम्राज्य के टूटने से मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने हिसाब से वहां नई सीमाएं खींच दी, जिससे इराक, सीरिया, लेबनान जैसे नए देश बने। और इन कृत्रिम सीमाओं ने कई जातियों और धार्मिक समूहों को बांट दिया, जिससे आने वाली पूरी सदी के लिए संघर्षों के बीज बो दिए गए। तो आप देखिए, लीग की स्थापना एक ऐसी दुनिया में हुई थी जो पहले से ही अस्थिरता, आर्थिक संकट और नए नए झगड़ों से जूझ रही थी। ऐसी अनिश्चित दुनिया में निरस्त्रीकरण यानी हथियार कम करने की बात तो एक मजाक ही लगती होगी। बिल्कुल। बल्कि इन दस्तावेजों में तो कुछ और ही कहानी दिख रही है। एक नई हथियारों की दौड़ शुरू हो रही थी। हाँ, और ये दौड़ एक तरफा थी। खासकर 1930 के दशक में जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश अपनी सैन्य ताकत बेतहाशा बढ़ा रहे थे। हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं शायद। हाँ, और ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, 1933 में जर्मनी अपनी जीडीपी का, मतलब अपनी कुल कमाई का सिर्फ 1.6% अपनी सेना पर खर्च कर रहा था। सिर्फ 1.6%? हाँ। और सिर्फ 5 साल बाद 1938 में ये आंकड़ा बढ़कर 18.9% हो गया। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाला है। मतलब सिर्फ 5 साल में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। जी हाँ। ये तो सिर्फ सेना को आधुनिक बनाना नहीं हुआ, ये तो पूरे देश को, पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध की मशीन में बदलने जैसा है। आप एकदम सही समझी, यही हो रहा था। जापान का सैन्य खर्च तो 1938 में उसकी जीडीपी का 22.7% तक पहुंच गया था। और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक देश क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश बहुत धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए अपने हथियार बढ़ा रहे थे। वो अभी भी शांति की उम्मीद पाले हुए थे। नौसेना के मामले में भी यही हुआ। 1933 के बाद जर्मनी ने तेजी से अपनी नेवी बनाई, जबकि उसी दौरान फ्रांस की नौसैनिक शक्ति असल में कम हो गई।
तो एक तरफ युद्ध की पूरी तैयारी थी और दूसरी तरफ गहरी नींद। कह सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या मतलब निकलता है? क्या राष्ट्रसंघ की नाकामी पहले से ही तय थी? क्या वो सिर्फ एक अच्छा ख्याल था जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था? ये दस्तावेज इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये संस्था शायद नाकाम होने के लिए ही बनी थी। मतलब कोई एक वजह नहीं थी? नहीं, ये कई वजहों का मिला जुला नतीजा था। अमेरिका का बाहर रहना, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का जमीन पर न उतर पाना, सदस्य देशों के अपने अपने स्वार्थ, और सबसे बढ़कर एक ऐसी दुनिया जो 4 साम्राज्यों के मलबे पर खड़ी थी। बिल्कुल। लीग एक आदर्शवादी विचार था जिसे एक बेहद क्रूर और अराजक हकीकत का सामना करना पड़ा। ये एक आईने की तरह था जिसने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाई जो अभी इस तरह के वैश्विक सहयोग के लिए तैयार ही नहीं थी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। वुडरो विल्सन जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय यानी हर राष्ट्र को अपना देश बनाने के अधिकार के सिद्धांत का जोर शोर से समर्थन किया। जी, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ, इसी वजह से कई नए देश बने। लेकिन क्या इस सिद्धांत ने अनजाने में भविष्य के झगड़ों के लिए और ज्यादा जमीन तैयार कर दी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बहुजातीय साम्राज्यों को, जो चाहे जितने भी अधूरे क्यों न हो पर सदियों से एक साथ थे, उन्हें छोटे छोटे अक्सर एक दूसरे से नफरत करने वाले देशों में बांटकर क्या शांति संधियों ने ही अगले युद्ध के बीज नहीं बो दिए थे? और अगर ऐसा था तो राष्ट्रसंघ का काम तो शुरू होने से पहले ही नामुमकिन हो चुका था।